हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? फाइन? आई एम आल्सो फाइन. So today I am going to discuss more question of the chapter laws of motion 1 to 9 फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं. रिमेनिंग 10 से क्वेश्चन करते हैं. यदि ज़्यादा लंबी होगी तो एक और बना देंगे. ट्राई करते हैं कितने क्वेश्चंस होते हैं. सो एज यूजुअल टेक वन नोटबुक एंड पेन और बस खुश होके हम दोनों मिलके करेंगे न्यूमेरिकल. और एनसीईआरटी सभी को पता है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ अ मैंडेटरी. किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी भी आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के एग्ज़ाम्स के लिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते ही हैं. अब ऐसा मत सोचना कि डिक्टो एनसीईआरटी, मास बदल देंगे, कुछ और बदल देंगे, पर कंसेप्ट एनसीईआरटी के ही रहेंगे बेटे. मतलब एडिशनल भी आता है एनसीईआरटी से, स्पेशली जेई में, पर नीट में तो 80-90% तक एनसीईआरटी के कंसेप्ट ही रिपीट होते हैं. द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg moving initially with a constant speed 10 meter per second to the north is subjected to a constant force of 8 Newton directed toward the south for 30 seconds. मतलब क्वेश्चन यहाँ तक जो मुझे समझ आया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे दिया है हमें 0.40 kg. 40 में समझना, पॉइंट लगाया बेटा, है ना. इज मूविंग इनिशियली, और इनिशियली जो इसकी स्पीड है दैट इज अ 10 मीटर पर सेकेंड टू द नॉर्थ. और कहाँ पर जा रहे हैं बेटे? नॉर्थ. is subject to the constant force F is equal to 8.0 न्यूटन डायरेक्ट टुवर्ड साउथ. जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो टाइम t इज इक्वल टू 30 सेकेंड के लिए लग रहा है. टेक द इंस्टेंट द फोर्स अप्लाइड टू. जब हमने फोर्स अप्लाई किया, जैसे मान लेते एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ जा रहा है बेटे, है ना, और हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ये यू था. जिस इंस्टेंट फोर्स लगाया उसको टाइम t इज इक्वल टू 0 बोला. जो क्वेश्चन में कहने का मतलब है बॉडी ऑफ मास 0.40 kg इनिशियली मूविंग इनिशियली विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर. इनिशियल 10 मीटर की स्पीड से जा रही है टू द नॉर्थ. हमने इस डायरेक्शन को नॉर्थ मान लिया ना, इसको नॉर्थ ले लिया, तो नॉर्थ के अपोजिट क्या जाएगा हमारा? साउथ. इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड द साउथ फॉर 30 सेकेंड. अब साउथ की तरफ किया और 30 सेकेंड के लिए. टेक द इंस्टेंट द फोर्स अप्लाई टू बी t इज इक्वल टू 0. हमने जब फोर्स अप्लाई किया उसको t इज इक्वल टू 0 बोल दिया. अब क्या बोलते हैं? एंड पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम 2x इज इक्वल टू 0. और इस पोजिशन को भी मैंने x इज इक्वल टू 0 बोल दिया. अब क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट इट्स पोजिशन एट t इज इक्वल टू -5 सेकेंड, 25 सेकेंड और 100 सेकेंड. अब वैसे तो हम ये पढ़ते आए कि टाइम नेगेटिव नहीं होता है. अब -5 सेकेंड का क्या मतलब हुआ? -5 सेकेंड का ये मतलब हुआ कि फोर्स हमने कब लगाया? जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, तो -5 पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था. तब मुझे क्या निकालना है? पोजीशन. तो हम फर्स्ट ए ऑप्शन करते हैं, ए पार्ट. किस टाइम के लिए? t इज इक्वल टू -5 सेकेंड के लिए. डिस्टेंस का फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at². अब जब एक्सेशन लग ही नहीं रहा है बेटे हमारा, तो एक्शन क्या है बेटे हमारा? 0, क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है. फोर्स और t इज इक्वल टू 0 पे लगा, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 0. इनिशियल स्पीड कितनी थी? 10. अब कितने टाइम में पूछा था? 5. इसको माइनस कर देती हूँ, तो डिस्टेंस आ जाएगा -50 मीटर s1. यदि हम ग्राफ में समझें तो ये वाला डिस्टेंस कहलाया हमारा, ये डिस्टेंस s1 कहलाया. S1 कितना हो गया? -50 मीटर. यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर हो गई. -5 टाइम नहीं होता है, बट जब फोर्स अप्लाई किया
उसको t इक्वल टू 0 बोला, तो 0 के पहले का जो टाइम था उसको -5 बोला। जब फोर्स नहीं लगा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटे हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। यदि फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या है 0। और सॉल्व कर दिया। यहाँ -50 क्यों आया, क्योंकि x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 यहाँ था, तो इसके पहले वाला डिस्टेंस क्या कहलाया माइनस। नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट क्या बोलते हैं, हमें डिस्टेंस निकालना है 25 सेकेंड का। तो फॉर्मूला t इज इक्वल टू कितना आया 25 सेकेंड, और s इज इक्वल टू कितना आया ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब s कितना है बेटे हमारा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब इसको s2 बोल दिया, और ये कितना बेटे हमारा u कितना बेटे हमारा 10, और t कितना है बेटे हमारा 25, प्लस का साइन क्या आएगा माइनस। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि स्पीड हमारी नॉर्थ की तरफ है, फोर्स का लग रहा है साउथ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हाफ, और a और t का स्क्वायर है 25 का स्क्वायर। ये देखो a कितना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना दिया है हमारा 8, मास कितना है 0.4, और 2 से कितना आ जाएगा 40, और 2 से कितना आ जाएगा 20। ए कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा ए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ करते हैं सॉल्व, 250 हाफ, और ये आ जाएगा 20, और आ जाएगा 625, और कितना आ जाएगा 10, 250 माइनस 6250, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6000। अब साइन कितना आया बेटे माइनस। अगेन माइनस साइन का क्या मतलब है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट धीरे धीरे यहाँ जा रहा है, आप पीछे जोर से खींच रहे हैं उसको, है ना, तो इसी तरफ डिस्टेंस आ गया। S2 कितना आया माइनस 6000 मीटर। नेगेटिव साइन का मतलब समझ आ गया। नेक्स्ट बोलते हैं 100 सेकेंड। अब 100 सेकेंड का सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पार्ट t इज इक्वल टू 100 सेकेंड को हम 2 पार्ट में करेंगे। क्यों 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं सिर्फ 30 सेकेंड तक। तो सबसे पहले हम 30 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखते हैं बेटे अब हम कितना आ जाएगा। s इज इक्वल टू अगेन ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इसको s3 नाम दे दिया है, और u की जगह कितना था 10, ये 30 सेकेंड दिया मैंने। 30 सेकेंड समझ आ गया क्यों दिया, क्योंकि जो फोर्स है वो कितने सेकेंड तक लग रहा था 30 सेकेंड तक। यहाँ लिखा है फोर्स अप्लाइड टुवर्ड साउथ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। अब माइनस हाफ, एक्सेशन था 20, और ये था 300 का 30 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 300, ये आ गया 10, और ये 900, 30 का 900 मल्टीप्लाई 10 9000, तो आ जाएगा -8700 मीटर। ये तो 30 सेकेंड का डिस्टेंस हो गया। अब हम ये देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट था, हमने बोला t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, x इक्वल टू 0 ये था। जब टाइम 30 सेकेंड आ गया तो 30 सेकेंड पे ये था मेरा 8700 पे था। अब 30 सेकेंड के बाद फोर्स नहीं लग रहा है, अब ये फिर चलता है। हमने ये देखना है जब फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है, तो जब फोर्स नहीं लग रहा है तो 30 सेकेंड पे इस पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या है। सो v इज इक्वल टू u प्लस
80, u कितना था 10 माइनस 20, और ये कितना आ जाएगा, तो 10 माइनस 600 माइनस 590 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड भी माइनस आ गई, मतलब हम तो इस वाली डायरेक्शन को प्लस बोल रहे थे, तो ये वाली डायरेक्शन स्पीड का गई माइनस, मतलब ऑब्जेक्ट मेरा इधर को ही जा रहा है ना बेटे, बात समझ आई, ऑब्जेक्ट इधर को ही जा रहा है। तो यहाँ से x कितना कर दिया माइनस 8700 तो हो गया, 30 सेकेंड में आ गया। अब मुझे निकालना है बाकी के 70 सेकेंड में कहाँ तक गया। अब मैं इसको नेक्स्ट t इज इक्वल टू 70 सेकेंड का निकालती हूँ। S4 नाम दे दिया मैंने, ut प्लस अगेन हाफ AT स्क्वायर कर दिया। बताओ बेटू, एक्शन तो फिर 0 आ गई, फोर्स नहीं लग रहा था। अब u कितना था, जो किस समय पे था, हम लोग 30 के बाद वाली बात कर रही हूँ, तो u कितना था मेरा माइनस 590 मल्टीप्लाई 70, 2 0 आ जाएंगे, 7 9 63, 6 35 और 6 41। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटे, तो टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी यहीं पर आया। मतलब समझने की बात ये हुई कि ये t इज इक्वल टू 0 था, ये x इज इक्वल टू 0 था, और जो डिस्टेंस था हमारा S3 वो ये था, फिर इस पर भी वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं हो गई, तो ये डिस्टेंस S4 आ गया। अब जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, S3 प्लस S4, तो कितना आ जाएगा टोटल, S3 प्लस S4। देखते हैं, 41300 और 8700, 0000 और ये 5, 7 और 3 10, 1 9 और 10 और 5, तो 3 है। तो आंसर जो आ जाएगा हमारा -50 किलोमीटर, 3 0 को, या फिर -50,000 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस S आया बेटा, या S आया हमारा 50 किलोमीटर। कंसेप्ट इज क्लियर। क्वेश्चन टफ नहीं था, पर दिमाग क्या लगाना था कि कितने टाइम तक फोर्स लगा। पहले क्या दिया, -5 दिया, तो -5 बच्चों को समझ आ गया कि 0 के इधर पूछ रहे हैं। 25 दे दिया, ठीक है, तो -5 में भी एक्सेशन 0 था, 25 में एक्सेशन था। फिर 100 दे दिया, तो 100 को सॉल्व कैसे किया, पहले 30 तक एक्सेशन था, 30 के बाद एक्सेशन नहीं था, तो यहाँ तक पहुँचा, फिर कितनी स्पीड थी, फिर आगे क्या, क्योंकि इसके बाद तो एक्सेशन है नहीं। क्लियर बच्चे, मेरे को लगता है आ गया होगा अच्छे समझ बच्चे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाऊँ बेटे आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 क्या है बेटा, पढ़ते हैं पहले। ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट and accelerate uniformly with 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्रक है, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, u इज इक्वल टू 0, और जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, stone is dropped by the person standing on the top of the truck 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड है, ग्राउंड के हाइट से 6 मीटर हाइट से एक स्टोन गिराते हैं बेटे, है ना, एक स्टोन गिराए। अभी समझाती हूँ मैंने ऐसे क्यों बनाया। व्हाट आर द वेलोसिटी एंड b एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t इज इक्वल टू 11 सेकेंड। पहले क्वेश्चन समझते, एक ट्रक चल रहा है, इनिशियली रेस्ट में है, और एक्शन 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 सेकेंड पे एक स्टोन गिराया। अब यदि ट्रक चल रहा है तो जितनी 10 सेकेंड में ट्रक की स्पीड होगी, तो ट्रक के अंदर जो भी चीज़ें उनकी स्पीड भी वही होगी। बात समझ आ गई। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, ट्रक की स्पीड निकाल लेते हैं। अब v इज इक्वल टू u प्लस 80
इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 दे दिया है बेटे हमें, और टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड। तो v कितना आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो ट्रक है, ठीक है, जो ट्रक है वो हमारा 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो जो ट्रक की जो स्पीड है वो हमारी हॉरिजॉन्टल स्पीड बन गई। इसका मतलब है 10 सेकेंड पे जो हमारा स्टोन था उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी। और इसको अच्छे वर्ड में बोले तो हॉरिजॉन्टल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी। अब जब हॉरिजॉन्टल स्पीड 20 थी, अब बोलते हैं कि 11 सेकेंड के बाद, तो 10 सेकेंड तक तो यहाँ गया, अब यहाँ से 1 सेकेंड के बाद वो उसकी स्पीड क्या होगी। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड तो हमारी क्या रहेगी सेम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है। पर ये एक ढंग से देखें क्वेश्चन तो आपको प्रोजेक्टाइल जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो स्पीड है वो हम वी वाई को क्या लिखेंगे, यू वाई प्लस ए वाई टी। अब जब ट्रक ऐसे जा रहा था तो जो उसकी इनिशियल स्पीड थी वो क्या थी बेटे हमारी, वर्टिकल डायरेक्शन में तो 0 थी, और जी की वैल्यू 10 और टाइम कितना लगा 1, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। यदि हम डायग्राम बनाना चाहें बेटे तो डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये जो स्पीड है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारा वी एक्स और ये आ जाएगा वी वाई। अब बच्चे आप बोलेंगे मैडम वी वाई ऊपर क्यों नहीं बना दिया, ऊपर क्यों नहीं बनाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ को आ रहा है बेटे हमारा, नीचे को। ये वी एक्स आ गया और ये वी वाई आ गया। अब वी वाई कितना है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेंगे, दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया। तो इनका जो रिजल्टेंट आया दैट v इज इक्वल टू अंडर ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ये कितना है हमारा, एक 20 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 400। वैसे तो मैंने 10 कॉमन ले लेना था, पर चलो 400 प्लस 100 500 में से, ठीक है। और कैसे ले सकते हैं बेटे, v इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा 10 √5 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारा v आ गया। अब बोलते हैं क्या पूछा था हमसे, वेलोसिटी। वेलोसिटी के क्लियर। अब हमसे पूछते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ही रहेगा, तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा हमारा, जी ही रहेगा। नो एक्सेलरेशन एक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब यदि हमसे वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछ लेते हैं कितने एंगल पे, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी हमारी, देखो जरा डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब वी वाई अपॉन वी एक्स, 10/20 दैट इज अ हाफ। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। क्लियर हो गया बच्चे, क्लियर है आपको। द क्वेश्चन इज क्लियर। क्या गया, चाहे तो आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 0.5, हाफ मतलब 0.5। अब यदि tan की वैल्यू देखें तो 0.5 अप्रॉक्सीमेटली थीटा इज इक्वल टू लॉग टेबल दी होती है 26.6 डिग्री तक आ जाता है। बट इस वैल्यू के लिए आपने बहुत परेशान नहीं होना है, लॉग टेबल दी होगी, जहाँ भी क्वेश्चन आएंगे उनकी वैल्यू लिखी होगी बेटे। वैसे मैं सॉल्व करने का थोड़ा तरीका ही बता दूंगी, एक वीडियो बनाऊंगी कैसे हमने एंगल्स देखने हैं, ताकि कहीं भी कोई एंगल आए तो सब जगह सेम चीज़ अप्लाई करना है हमने।
एक लॉग की मैंने वीडियो बनाई है, वैसे मैं इनके ही बनाऊंगी वीडियो एक। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों को अच्छे से? मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो सेकंड पार्ट था बेटे हमारा एक्सेलेरेशन का, वो कितना आ जाएगा g, और इसकी डायरेक्शन g हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट। और पाथ कैसा फॉलो करेंगे, पैराबोलिक। पाथ कैसा फॉलो हो रहा है, पैराबोलिक। जस्ट लाइक किसका क्वेश्चन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। क्लियर बच्चे? द क्वेश्चन नंबर 12th, अ बॉब ऑफ मास 0.1 kg, mass is 0.1 kg hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long, by a string 2 meter long, is set into oscillation, is set into oscillation. The speed of the bob at its mean position is 1 meter per second. जो स्पीड है वो मीन पोजीशन पे हमारी 1 मीटर पर सेकेंड है। What is the trajectory of the bob? बॉब की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, कैसे पाथ फॉलो करेगा? If string is cut when at one of the extreme position and its mean position. वैसे ये जो क्वेश्चंस है ना बेटा, ये ऑसिलेशन एक चैप्टर है, उसमें भी आता है और उसे ही वही कंसेप्ट है बेटे, पूरा उसमें हम पढ़ेंगे। पर मैं आपने ऑसिलेशन वर्ड आपके लिए नया नहीं है, छोटी क्लास में भी ऑसिलेशन पढ़ा है आपने, आना जाना टू एंड फ्रो मोशन। तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट लेके समझाती हूँ कि मान लेते एक सीलिंग है, वहाँ से एक स्ट्रिंग ये है और एक बॉब है, ठीक है। अब ये ऐसे को ऑसिलेट करेगा और फिर ऐसे को, ठीक है। अब ये जो पोजीशन कहलाती है, ये कहलाती है इसकी मीन पोजीशन, और ये कहलाती है हमारी एक्सट्रीम पोजीशन। पहले तो हमें दोनों पोजीशन का मतलब पता होना चाहिए। अब होता क्या है, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो मैंने सिंपल पेंडुलम बता दिया जिस ढंग से क्वेश्चन दिया है, यदि जब एक्सट्रीम पोजीशन पे है ए पार्ट, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, और कोई भी बॉब है तो यहाँ से कब तक जाएगा, जब तक की स्पीड क्या हो जाए, ज़ीरो। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका v क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब आप खुद सोचो, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे को जा रहा है, स्पीड क्या हो गई, ज़ीरो, और यहाँ से हमने सिस्टम को काट दिया। जब काट दिया तो वो सीधे नीचे गिर जाएगा, क्योंकि एक्शन क्या एक्ट कर रहा है उस पर, एक्शन इज g, और g हमेशा क्या एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। नेक्स्ट पार्ट, एट इट्स मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन पे हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, और जब वो इधर आया तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कहाँ एक्ट कर रहा है बेटे, हमारा टुवर्ड द मीन पोजीशन, और हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कहाँ एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हम पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा कि यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, अब यहाँ पर मैंने मान लो ये स्ट्रिंग कट कर दी तो उसे नीचे ही गिरना है ना, गिरेगा तो नीचे ही। अब नीचे जो गिरेगा तो वो वेलोसिटी यहाँ थी, तो ऐसे को गिर जाएगा। मतलब कौन सा पाथ फॉलो कर लेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो कर लेगा, ठीक है। तो जब मीन पोजीशन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो कौन सा पाथ फॉलो कर लेगा, इट फॉलो पैराबोलिक पाथ। क्लियर, गॉट इट? ऑसिलेशन पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में। पर इतना ज़रूर है, जब भी स्ट्रिंग को काटेंगे तो टेंशन क्या हो जाता है, ज़ीरो, चाहे वो एक्सट्रीम पोजीशन हो चाहे मीन पोजीशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट रीड करते हैं क्वेश्चंस को। मैन ऑफ मास 70 kg stand on a weighing machine in a lift which is moving upward with the uniform speed of 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या दिया है, जो मैन है
इसका मास कितना है हमारा 70 kg एंड लिफ्ट में है एंड लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद द यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, विद द यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोलते हैं ये कि लिफ्ट का इसका वेट कितना है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 0। तो जो अपरेंट वेट होगा दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एम जी। तो ये कितना बेटे हमारा 70 और जी की वैल्यू में 10 ले ली, दैट इज 700 न्यूटन। और एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो 79.8, 7 8 56, 5 7 9 63, 63 और 5 68 और 0, तो यह आ जाएगा 686 न्यूटन। एंड सेकेंड ए पार्ट, बी पार्ट इज डाउनवर्ड with uniform acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट है वो नीचे आती है और डाउनवर्ड एक्सलेशन जो है a इज इक्वल टू है मेरा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो अपरेंट वेट है दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू m g माइनस a, r इज इक्वल टू g माइनस a। तो m कितना आ जाएगा m, g की वैल्यू 10 और ये 5 और ये था 70 एंड 5 350 न्यूटन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट सी, अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट अपवर्ड जाती है विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अपरेंट वेट r इज इक्वल टू m g प्लस a एंड m इज 70, 10 प्लस 5 15, 17 और ये 15, 0 और 15 7 105 न्यूटन। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल इन ईच केस, हमने कर लिया ये डी पार्ट। व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हटल्ड डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। मान लेते लिफ्ट का मैकेनिज्म फेल हो गया और अपने आप ग्रेविटी से नीचे आती है, तो इस केस में जो अपरेंट वेट r होगा दैट इज m g माइनस a, क्योंकि लिफ्ट नीचे आ रही है बेटे, है ना, बट अपने आप नीचे आ रही है तो a की जगह क्या आ जाएगा g, सो इट विल बी m g माइनस g दैट इज 0, सो r इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्या समझना है और क्या चीज़ बच्चे आप लोगों ने याद रखना है कि यदि लिफ्ट हमारी यूनिफॉर्म स्पीड से अपवर्ड जाती है या यूनिफॉर्म स्पीड से डाउनवर्ड आती है तो a की वैल्यू 0 है, तो अपरेंट वेट हमारा r इज इक्वल टू m g होगा। सेकेंड केस, यदि हमारी लिफ्ट है एक्सेलरेशन a से अपवर्ड जाती है तो जो r है दैट इज m g प्लस a होगा, और यदि एक्सेलरेशन a से डाउन आती है तो r इज इक्वल टू m g माइनस a, इसको अपरेंट वेट भी बोल देते हैं। और यदि g से ही आ रही है तो बस 3 चीज़ याद करनी है। यदि यूनिफॉर्म स्पीड से अपवर्ड हो चाहे डाउन, a की वैल्यू क्या है 0, तो r कितना आ जाएगा m g। यदि a एक्सेलरेशन अपवर्ड जाएगी तो r इज इक्वल टू m g प्लस a, यदि डाउन आएगी ऐसे तो r इज इक्वल टू m g माइनस a। क्लियर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ, आई थिंक समझ आ गया होगा।
वैल्यू ए की कुछ भी हो सकती है, मास कुछ भी हो सकता है, पर कंसेप्ट यही लगेगा। लिफ्ट ऊपर जाएगी एक्सेलरेशन से तो जी प्लस से, नीचे आएगी एक्सेलरेशन से तो जी माइनस से। यदि यूनिफॉर्म स्पीड है, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड है, आर इज इक्वल टू एम जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। फिगर शोज द पोजिशन टाइम ग्राफ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। कौन सा ग्राफ है? पोजिशन मतलब x और टाइम, और मास कितना दे दिया ऑब्जेक्ट का? m इज इक्वल टू 4 kg। व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट ए केस t इज लेस देन 0। सोचो जरा डायग्राम में, जब t लेस देन 0 का मतलब पार्टिकल यहां पर है, o से a के बीच है, तो पोजीशन तो क्या है? 0। पोजीशन 0 का मतलब क्या गया? ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में, कोई डिस्टेंस नहीं है। सो दिस इंस्टेंट x इज इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो फोर्स कितना जाएगा बेटे हमारा? 0। व्हाट इज द फोर्स ही पूछा था बेटे हमसे, व्हाट इज द फोर्स? बी केस, जब टाइम मेरा 0 से ज़्यादा है और 4 सेकेंड से कम है। अब देखते हैं ये जो हमारा xt ग्राफ का स्लोप बताता क्या है। अब यदि मैं यहाँ पर थीटा एंगल डाल दूँ बेटा, जो tan थीटा है हमारा, ये एक्सिस x और ये क्या है? सॉरी, ये एक्सिस क्या है? y, ये क्या है? x। यहाँ पर क्या बता रहा है? डिस्टेंस, पोजिशन, ये क्या है? टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा v हो जाता है। डिस्टेंस कितना है? 3, और ये कितना हमारा? 4। तो मतलब जो v है वो कितना है हमारा? 3/4। कहने का मतलब हुआ कि चाहे हम यहाँ पर हों, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, 4 सेकेंड तक इसकी हर इंस्टेंट पे v क्या है? कांस्टेंट। क्यों? हर जगह इसका जो स्लोप है ना, थीटा है, वो क्या है? सेम। जब v कांस्टेंट हो गया मतलब एक्शन क्या हो जाएगी? 0। यदि v कांस्टेंट है, पहले भी हम कंसेप्ट सीख चुके हैं, तो a कितना आ जाएगा? 0। यदि a 0 आ गया तो फोर्स भी क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर हमारा v कितना है? कांस्टेंट। जब v कांस्टेंट है तो एक्शन क्या आ जाएगी? 0। एक्शन 0 है तो फोर्स भी कितना आ जाएगा? 0। नेक्स्ट केस सी देखते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? इस साइड यहाँ होना चाहिए, t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड होना चाहिए ना, वही मैं सोचूं लेस देन तो हो गया। नेक्स्ट t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड। अब जब टाइम हमारा 4 सेकेंड से ज़्यादा है, ग्राफ देखते हैं बेटे हमारा कि 4 सेकेंड से ज़्यादा पे ग्राफ है, पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज तो हो रही है। पहले बी पे थी है ना, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर है, तो इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट। तो ये क्या होना चाहिए हमारा? t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड। जब t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट 4 सेकेंड में बी पे था, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो टाइम तो चेंज हो रहा है, पर डिस्टेंस इसका क्या है? 3 का 3 है। अगेन इसकी जो पोजीशन है दैट इज नॉट चेंजिंग, या कांस्टेंट स्पीड। तो इसका मतलब है यहाँ पर a अगेन क्या जाएगा? 0। तो फोर्स भी कितना जाएगा हमारा? 0। इस केस में भी फोर्स हो जाएगा 0। तो सारी सिचुएशन में फोर्स क्या था? 0। आगे बेटा बात समझ। सिंपल चीज़ हमने क्या याद करनी है? एक्सेलरेशन देखना है। यदि एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स क्या है बेटे हमारा? 0। अब यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मूव नहीं कर रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, या स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, तब भी एक्शन क्या है? 0। सो द बी पार्ट इज द इम्पल्स एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड कंसिडर 1 डायमेंशन मोशन। अब इम्पल्स क्या होता है देखते हैं बेटे हमारा। इम्पल्स होता है बेटे हमारा चेंज
इन अ मोमेंटम, चेंज इन अ मोमेंटम। अब जब मुझे t इक्वल टू 0 पे निकालना है तो हम ये देखेंगे t इक्वल टू 0 से पहले, t इक्वल टू 0 के बाद, मतलब जस्ट यहाँ पर मोमेंटम कितना था और यहाँ पर मोमेंटम कितना था, फिर हम चेंज निकालते हैं। तो मैं कर देती हूँ एम वी माइनस एम यू। हम वन डायमेंशन मोशन ही कंसिडर कर रहे हैं बेटे, ठीक है। अब तो बिफोर टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 से जस्ट पहले हमारा u कितना है 0, एंड आफ्टर t इज इक्वल टू 0 यदि इस पॉइंट पे आ जाते हैं तो चाहे टाइम 1 हो, चाहे 2 हो डिस्टेंस, चाहे 3 हो। अब स्पीड कैसे बताई थी हमने, स्लोप है ना, tan थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और 3 अपॉन कितना था बेटे हमारा ये 4। तो चाहे यहाँ पर टाइम हो, चाहे ये टाइम हो, चाहे ये 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 हो, 4 सेकेंड तक जो स्पीड थी वो क्या थी हमारी 3/4 कांस्टेंट। तो जो v की वैल्यू आई दैट इज 3/4। तो इम्पल्स देखते हैं कितना आ जाएगा, मास कितना बच्चे 4, स्पीड आ गई 3/4 और ये आ जाएगा 0। सो दिस विल बी 3 और यूनिट क्या आ जाएगी mv, m मतलब kg और मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स आ गया बेटे हमारा 3 kg मीटर सेकेंड, कब, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। अब बोलते हैं टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब लगाते हैं बेटे थोड़ा सा दिमाग, जस्ट 4 सेकेंड के पहले, जस्ट 4 सेकेंड के पहले एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो जस्ट बिफोर 4 सेकेंड, जस्ट बिफोर 10 सेकेंड, स्पीड कितनी बेटे हमारी u इज इक्वल टू 3/4, एंड जस्ट आफ्टर 4 सेकेंड अगेन x क्या है बेटे कांस्टेंट। जब x क्या है कांस्टेंट, पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, मतलब v कितना है 0। तो अगेन इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन अ मोमेंटम, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0 m4, ये 3/4 कट गया, -3 यूनिट क्या थी m की kg और मीटर पर सेकेंड। तो साइन क्या आ गया इसमें माइनस आ गया। तो जब भी मोमेंटम निकालना है हमें क्या निकालना, इम्पल्स निकालना, क्या करना है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम वी माइनस एम यू, यू इज इनिशियल, वी इज अ फाइनल। क्लियर। तो दोनों केस में t इज इक्वल टू 0 पे भी और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे भी मोमेंटम 0 नहीं था। हमने जस्ट का देख लिया, जस्ट t इज इक्वल टू 0 के पहले और जस्ट बाद। वैसे 4 पे भी क्या देख लिया, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। गॉट इट। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। फिर बहुत लंबी हो जाएगी। द रिमेनिंग क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे और खुश होकर पढ़ेंगे, अच्छे से काम करेंगे और अपने हार्डवर्क करने की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे। जितना पहले करते थोड़ा थोड़ा और काम करने की हैबिट्स डालेंगे और मेरे चैनल को भी लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें, खूब मेहनत करें।